व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये न सिर्फ हमको जीवन की आपाधापी से, इरिटेशन से निजात दिलाती है, बल्कि समाज से भी जोड़ती है। इसके अलावा न सिर्फ ये समाज से ही जोड़ती है, बल्कि ये हमें खुद से भी जोड़ती है, स्व से जोड़ती है, अपनी आत्मा से जोड़ती है। नमस्कार, मैं शिव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं सॉफ्ट कवर के इस हफ्ते के एपिसोड में, जिसमें हम हर हफ्ते किसी एक किताब पर बात करते हैं, उसके राइटर को इनवाइट करते हैं और उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। आज जिस किताब पर हम लोग बात करने वाले हैं वो कला के ही संबंध में है, कला और साहित्य के संबंध में है, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास ने। किताब का नाम है कलामन। हम ये किताब आपको दिखा देते हैं। ये है बुक कलामन, इसे लिखा है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास ने। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपने इस किताब का नाम रखा है कलामन। इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? कला का मन से क्या संबंध है? हाँ, आपने खुद ये भी थोड़ी देर पहले जो कहा था कि कला अगर जीवन में होती है तो जीवन समृद्ध और संपन्न होता है। बल्कि मैं व्यक्तिगत ये भी मानता हूँ कि देखने को संस्कारित कोई चीज करती है तो कलाएं करती है, सुनने को संस्कारित कोई चीज करती है तो कलाएं करती है, और गुनने को भी संस्कारित करने का कार्य कहीं पर होता है तो कलाओं से होता है। और आपने कहा कि कला मन क्यों रखा है पुस्तक का नाम, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा इसके अंतर्निहित कि असल में कलाएं सदा से ही संपन्न करती रही है मुझे। और मेरा जितना भी लेखन है, चाहे यात्रा वृतांत मैंने लिखे हैं या फिर वैचारिक निबंध जो मैंने लिखे हैं, जर्नलिज्म जैसे पत्रकारिता जब मैंने की शुरुआत में, तो उसमें भी कहीं न कहीं कलाएं जो है अपने आप जो है, मतलब प्रयास से नहीं, अपने आप कलाएं प्रकट होती रही है। तो मुझे लगा कि मेरा मन कलाओं से बहुत निकट से जुड़ा हुआ है और लगभग 30 साल से लिख रहा हूं मैं कलाओं पे, जो है कॉलम भी लिख रहा हूँ अखबारों में, और इसके साथ साथ कलाओं के व्याख्यान के लिए भी निरंतर कहीं कहीं जाना आता है। मुझे लगा कि एक वैचारिक जो अवदान जो है लिखने का जो है वो इस तरह से किया जाए कि जो केवल कलाओं पर एकाग्र हो, और जो मैंने जैसे संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला, इवन आपके छायांकन कला तक को जो है, तो कलाओं के जितने भी जो विविध रूप हैं उनको किसी न किसी रूप में मैं अपने अंदर घटित होते देखता रहता हूँ। और जब घटित होते देखता रहता हूँ तो मुझे लगता है कई बार शब्द झरने लग जाते हैं, और जब शब्द झरते हैं तो मेरा कला मन शायद मुखर होता है, और इसीलिए शायद इस किताब का नाम अपने आप ही जो है कलामन रखा गया है। वैचारिक निबंधों की पुस्तक है। तो ये कला के प्रति जो आपका अनुराग था, बचपन से ही था या बाद में कोई, मतलब कभी आपने कब नोटिस किया कि कला के प्रति आपका झुकाव बहुत ज्यादा है, या बचपन से ही कुछ ऐसा था रुझान? जी, कुछ तो बचपन के संस्कार मुझे लगता है बचपन के संस्कार ही रहे हैं, क्योंकि मैं जिस परिवेश में पला बढ़ा हूँ, मेरी माताजी जो है वो प्राचार्य से सेवानिवृत्त हुई, और दूसरी एक माहौल सा घर में ऐसा रहा कि पुस्तकें बहुत पढ़ने को मिली। और संयोग ये भी रहा कि मैंने कलाओं से जुड़ी पुस्तकों का पारायण ज्यादा किया। भगत शरण उपाध्याय को शुरुआत में पढ़ा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पढ़ा मैंने, निर्मल वर्मा जी को पढ़ा, अज्ञेय जी को पढ़ा। तो मुझे लगा जितने भी जो लेखक हैं, बड़े जो लेखक हैं, उनका मन कलाओं से ओतप्रोत ही एक प्रकार से होता है। और शायद यही कारण है कि अगर कला से मन जुड़ा नहीं होता है तो शब्द अपने लालित्य के रूप में जो मुझे लगता है सामने प्रकट नहीं होता है, क्योंकि वो फिर लिखना जो प्रयास से होता है। मुझे ये भी लगता है कि जिसका कवि मन होता है वो कला मन भी उसका होता है। तो बचपन से संस्कार ऐसे रहे कि मुझे संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकलाओं से थोड़ा सा अनुराग रहा, और उसके बाद कुछ ऐसा संयोग हुआ कि कॉलेज के दिनों में जो है पत्रकारिता से जुड़ गया था, मैं कुछ अखबारों के लिए लिखने लग गया था। तो शुरुआत सांस्कृतिक समीक्षाओं से हुई थी। अच्छा, सांस्कृतिक समीक्षाएं करनी होती है तो आपको पता है कि आपको कोई नृत्य प्रस्तुति, नाट्य प्रस्तुति, चित्रकला की जो प्रदर्शनी होती है उसको देखने जाना होता है। तो जैसे जैसे निकट जाता गया कलाओं के, मुझे लगा कि मेरे भीतर भी जो है कलाओं को व्यंजित करने के लिए एक कला के रसिक के रूप में जो है कोई शब्दकार भी काम कर रहा है। तो मुझे लगा कि वो धीरे धीरे जो है परिष्कृत होता चला गया, और बाद में पूरी तरह से मैंने शुरुआत में डायरी लेखन भी किया, कहानियां भी लिखी, साहित्य की लगभग सभी विधाओं में कुछ न कुछ लिखता रहा। विद्यानिवास मिश्र जी का बड़ा स्नेह रहा मेरे पे, तो ललित निबंध भी मैंने खूब लिखे। लेकिन अंततः मुझे लगा कि मेरा मन कलाओं से ही ज्यादा ओतप्रोत है। तो ये समझ लीजिए कि बचपन के जो संस्कार कलाओं से जुड़ने के रहे हैं कला रसिक के रूप में, उस कला रसिकता ने जो है आगे जाकर कला समीक्षक के रूप में शायद मुझे प्रस्तुत कर दिया, एक प्रकार से यूं कह सकता हूँ।
शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है साहित्य कला कविता को ब्रह्मानंद सहोदर कहा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि उसको आप ब्रह्म के आनंद के बराबर रख रहे हैं, कला को, साहित्य को, कविता को। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो अभी एक समाज में दिखता है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये एक कला के प्रति या जुड़ाव जो है वो दिखता है कि वो दूर हैं उससे। वो इतना उलझे हुए हैं जिंदगी में, इस तरीके की आपाधापी है कि कई बार वो ये भी कहते हैं कि हम चाह के भी नहीं कर पाते, हमारे पास समय की कमी होती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे व्यक्ति कला से जुड़े? क्योंकि आज ये बड़ा प्रश्न होता है कहीं ना कहीं। ये बड़ा मुझे लगता है मौजूद प्रश्न है एक प्रकार से कहूँ मैं। और ये बिल्कुल सही बात है बहुत से स्तरों पर कि व्यक्ति ये कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इसके बरक्स में आप देखिए जितने टीवी चैनल्स मनोरंजन के मार धाड़ के या यूं कहें कि जिसका कोई अंत नहीं होता, ऐसे धारावाहिक जो है प्रसारित होते हैं और वो बौद्धिक रूप से किसी भी रूप में हमें संपन्न नहीं करते हैं, फिर भी व्यक्ति उनको देखने के लिए समय निकाल देता है। मुझे लगता है इसका बड़ा एक कारण बाजार भी है, और बाजार के साथ साथ कलाओं का लेखन जिस तरह से होना चाहिए था वो शायद कलाओं का लेखन उस तरह से हुआ नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि कलाओं की प्रस्तुतियां तो निरंतर समाज में हो रही है, ऐसा नहीं है कि प्रस्तुतियां कम हो गई है, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला सभी प्रस्तुतियां हो रही, लेकिन उनका जो लिखा है वो सूचनात्मक बहुत अधिक है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, आपने देखा होगा अखबारों को भी आजकल संस्करण हो गए हैं, प्रादेशिक संस्करण हो गए हैं, बल्कि एक अखबार जो है करीब करीब उसके 8-9 संस्करण होते हैं। डाक संस्करण अलग होता है उसका, सिटी संस्करण अलग होता है उसका, प्रादेशिक संस्करण अलग होता है उसका। तो जो इस तरह के संस्करण आते हैं उसमें कलाओं की जो प्रस्तुतियां होती है उनका लिखना जो एक प्रकार से सूचनात्मक अधिक होता है। किस तरह से पंडित भीमसेन जोशी ने जो है संगीत के स्वर बिखेरे। दूसरा यूं कहें कि इस तरह की कला प्रदर्शनी का एक उद्घाटन किया गया जिसमें नारी संवेदनाओं को बहुत मुखर किया गया, व्यंजित किया गया, या भरतनाट्यम की प्रस्तुति इस तरह से हुई और नृत्यांगना ने भाव विभोर कर दिया। तो ये आपने देखा होगा कि शब्दावली एक धर्रे की बनी हुई है और इस शब्दावली में सूचनाएं जो है संप्रेषित होती है। फोटोग्राफ छप जाते हैं, तीसरे पेज पे छप जाता है समाचार पत्रों पे, टीवी मीडिया भी दिखा देता है उसको। लेकिन मुझे लगता है कि इस लिखे का कलाओं से अनुराग में कोई योगदान होता है, मैं नहीं मानता उसको। क्योंकि कलाओं के पास ले जाने के लिए लोगों को जो है इस तरह का लिखा होना चाहिए कि पढ़ने के बाद एक उत्सुकता जगे व्यक्ति की कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इस तरह का बांसुरी वादन किया है, या इस तरह की नृत्य प्रस्तुति बिरजू महाराज ने की है, या इस तरह का जो चित्र जो है उकेरा है ये तभी हो पाएगा ना सर कि जैसे इसकी सूचना कौन देता है, जर्नलिस्ट देता है, पत्रकार देता है। अब पत्रकार जरूरी नहीं है कि कलाकार हो, और जो नेटिविटीज ऑफ द आर्ट है उसकी जो सूक्ष्मता है कला की, उसको उसी व्यक्ति को समझ होगी जो एक्चुअल में कलाकार है। जैसे मैं मान लीजिए एक गाना सुनता हूँ, एक नृत्य देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, लेकिन मैं नहीं जानता कि कहाँ पर क्या अंतरा उन्होंने लगाया, कैसे किया। वो वही समझ सकता है जो उसका पारंगत है, जो उनके गुरु होंगे या जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं वो समझ। मैं सिर्फ इतना जान सकता हूँ मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो एक पत्रकार के तौर पर वो कैसे उन चीजों को सूचित कर सकते हैं जब उनको समझ नहीं है। और इस बात की हमें लगता है उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए एक पत्रकार से कि वो कला की उन सूक्ष्मताओं को समझेगा, क्योंकि जिन्होंने उन सूक्ष्मताओं को समझा होता है उन्होंने अपना जीवन दिया होता है उसमें, और जो उसमें जीवन देगा वो फिर इसमें नहीं दे पाएगा। पांडे जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही और मुझे लगता है पत्रकारों की तरफ से आप बहुत अच्छी पैरवी एक प्रकार से की है, क्योंकि मैं भी पत्रकार रहा हूँ। आपको मैं इस रूप में अच्छा लगा मुझे कि आपने ये बात कही, लेकिन मैं इसी आलोक में आपको अपनी बात आगे जारी रखना चाहता हूँ। ये बात सही है। देखिए कि पत्रकारों के साथ एक बात और भी, जो जर्नलिज्म पढ़ाता भी रहा हूँ मैं, कि बीट जो होती है, जो क्राइम बीट देख रहा है उसको कल्चर बीट दे दी जाती है, और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह जिस तरह से क्राइम बीट को निभाता रहा है वैसे सांस्कृतिक समीक्षा को भी निभाए। नो डाउट उसमें मुश्किल काम होता है। एक कारण देखिए, ये भी आपने सही कहा, सूचनात्मक रूप में तो उसका महत्व है जो कुछ जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उस सूचनात्मक लिखे का महत्व नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जैसा मैंने पहले कहा था, कि कलाओं का अनुराग जगाने के लिए उस लिखे का महत्व, जो सूचनात्मक लिखे का इस रूप में महत्व जरूर है कि कोई प्रस्तुति हुई है कला की, वहां तक पहुंचने के लिए
व्यक्ति उत्सुक हो जाए कि जो कलानुरागी है पहले से, जो कलानुरागी, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग आस्वाद होता है कि कौन किस कलाकार को पसंद करता है, तो वो उसको एक सूचना मिल जाती है कि फला स्थान पर इस तरह का प्रोग्राम हुआ है, तो अगली बार वो सचेत रहेगा या उस समय पहुंच जाएगा वहां पे। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये आपने बात कही कि कलाओं पे लिखने के लिए कलाकार का होना जरूरी है, थोड़ी कला की विज्ञता होनी जरूरी है। मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। असल में कलाएं धैर्य की मांग करती है, जितनी भी कलाएं, शास्त्रीय संगीत की हम बात करते हैं तो शुरुआत में आलाप होता है, लंबा आलाप, जो उस आलाप को धीरज से सुन लेता है, उसको बाद का जो है छंद जो है कला, वो अलग मधुरता है सर, शास्त्रीय संगीत की मधुरता, उस मधुर को आप अनुभूत कर सकते हैं, उसका स्वादन कर सकते हैं। अद्भुत है। एग्जैक्टली। ऐसे ही आप देखिए जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वो संगीत है, नृत्य है, नाट्य, चित्रकलाओं का आस्वाद भी मैं कहूँ, एक बार आप देखने जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप धीरज से देखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। और मैं बल्कि ये भी कहता हूँ कि कलाओं पे लिखने के लिए भी शास्त्रीयता का ज्ञान जरूरी नहीं है। ये बहुत अलग बात कर रहा हूँ आपको, कि ये अपेक्षा की जाए कि कोई अच्छा संगीत से जुड़ा व्यक्ति वही कला पे अच्छा लिख सकता है, ये गलत है ना। संगीत से जुड़ा सांगीतिक प्रस्तुति बहुत अच्छी कर सकता है, नृत्य से जुड़ा नृत्य बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन वह लिख सकता है ये अपेक्षा उससे नहीं की जा सकती। तो लिखने के लिए तो आपको इस तरह से लिखा जाना चाहिए, मैं मानता हूँ। जैसे पलुस्कर जी ने कभी कहा था कि हमें तानसेन नहीं कानसेन बना। तो अगर हम ये सोच लें कि विज्ञ को लिखना शुरू करेगा, संगीत, नृत्य, नाट्य उनको लिखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि उससे अनुराग कला का पैदा नहीं होगा। मैं जो कहना चाह रहा था बात कि धीरज की जरूरत है, और थोड़ा सा अगर संवाददाता किसी भी विषय, बल्कि मैं सांस्कृतिक बात नहीं कर रहा हूँ, संगीत, नृत्य, कलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी विषय को उसको दिया गया उसको अगर जीना शुरू कर दे थोड़ा, तो अपने आप देखिए कि एक शब्दावली बन जाएगी उसकी। थोड़ा सा धीरज से लिए हम किसी भी प्रस्तुति में जाएं तो थोड़ा सा पढ़ के जाएं उसके बाद, जिसकी देखने जा रहे हैं, वो तो जरूरी है। आप देखिए मनोज श्याम जोशी की किताब है बहुत ही खूबसूरत, मैं बल्कि प्रस्तावित भी करता हूँ, बातों बातों अद्भुत किताब है वो, कि मनोज श्याम जोशी साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक हुआ करते थे, आपको पता है इस बात का। और वो मानिक शाह का इंटरव्यू लेने के लिए उत्सुक होते हैं, मानिक शाह का इंटरव्यू मिल जाए, और वो कहते हैं कि उनसे प्रयास करते हैं मिलने का, बात करने का, तो उनसे कहा जाता है कि उनके पीआरओ से बात, मानिक शाह के पीआरओ से। तो मनोज श्याम जोशी भी छोड़ने वाले नहीं होते हैं, तो अंततः उनसे खुद फोन पे आते हैं। मानिक शाह कहते हैं कि आप किस उसके लिए बात करना चाहते हैं, किसके लिए बात? उनका मैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए आपसे बात करूँ। तो आप देखिए जवाब देते हैं वापस मानिक शाह कि जिस मनोज श्याम जोशी को मैं जानता हूँ, तो शायद साप्ताहिक हिंदुस्तान का वो लिखते हैं ब्रैकेट में कि मैं अपनी कुंठा को छुपाता, मुझे लगा था कि शायद जो सेना प्रमुख होते हैं वो हिंदी पढ़ते नहीं, उनको पता नहीं होगा साप्ताहिक हिंदुस्तान है या नहीं है। तो मैं उनको अपनी बात संभालते हुए कहता हूँ कि जी मैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की पत्रिका है जो, उसका संपादक। तो ये जो आप देखिए साक्षात्कार की एक बड़ी अलग तकनीक उसमें, वो मनोज श्याम जोशी तो बड़ा जिया है मात्र साक्षात्कार, 1 घंटे उन्होंने साक्षात्कार, बहुत से और भी साक्षात्कार है। तो मुझे लगता है कि अगर जीना शुरू कर दें किसी विधा को, सांगीतिक प्रस्तुति को, नृत्य की प्रस्तुति को, थोड़ा सा उसमें बेसिक अपन जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद अगर उसकी कवरेज करें, तो निश्चित रूप से आप देखिए कि आप जो लिखेंगे उसमें भी इतना रस होगा कि लोग सोचेंगे कि नहीं मुझे नृत्य पसंद नहीं है, लेकिन नृत्य देखने जाना चाहिए, हो सकता है उससे मेरा परिष्कार हो जाए, हो सकता है मैं रूपांतरित हो जाऊं। और आनंद कुमार स्वामी ने तो बहुत खूबसूरत सी बात कही है, उन्होंने कहा है कि आर्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कला रूपांतरण है। बल्कि मैं भी प्रस्तावित करता हूं कि जब कलाओं के निकट आप जाएंगे और बाद में वापस आएंगे तो अपने आप को रूपांतरित हुआ पाएंगे, और आप कहेंगे, सोचेंगे यार बहुत सारा समय खराब करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा समय कला के लिए दूंगा। तो मुझे लगता है कलाओं का लिखा ऐसा होना चाहिए, और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, मैंने जो कॉलम लिखे हैं कलाओं, राजस्थान पत्रिका में लिखा, दैनिक भास्कर में लिखा कॉलम, उनमें जब शुरुआत में लिखा गया तब तो मुझे ये मिला सुनने को जो है कि आप बहुत क्लिष्ट शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, तो सहज लिखा कीजिए आप। लेकिन वही पाठक मेरे जो थे इतने बाद में हुए कि नहीं बहुत अच्छा लिखते हो, धारा प्रवाह में लिखा करें आप। लिखते के बाद हम तो खुद प्रश्न देखने चले गए, हमें खुद संगीत की प्रस्तुति जाने लग गए। तो मुझे लगता है कलाओं का लिखा अगर खुद कला रसिक होकर आप लिखोगे, जब तक आप रसिक नहीं बनेंगे कलाओं, तब तक आप रसिकता जगा नहीं सकते। तो कलाओं का लिखा ऐसा अगर हो जिसमें रसिकता जगे, तो निश्चित रूप से लोग कलाओं के निकट अपने आप आएंगे। और समय तो सभी के पास, आप जानते हैं 24 घंटे हम लोगों के पास, लेकिन एक व्यक्ति 24 घंटे में
बहुत सारा 48 घंटे का काम कर लेता है, और कई बार हम सोचते हैं 24 घंटे के हमारे लिए कम पड़ गया जो काम किया गया होता है। तो मुझे लगता है कि कलाओं के लिखे, अच्छा एक और विडम्बना कलाओं के लिखे करें मुझे, कलाओं का जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है वो नदारद सा रहा है कला लेखन। कैसे? वो इस रूप में नदारद रहा है कि आप देखिए जो शब्दावली, जैसे हम लोग कभी भी बात करते हैं, पिकासो से तुलना करेंगे, माइकल एंजेलो से तुलना करेंगे चित्रकला की बात, नृत्य की बात करें तो किसी विदेशी पाश्चात्य जो नर्तक की बात करेंगे साहब उसके जैसा उसने नृत्य प्रस्तुति कर दी। मुझे लगता है कई बार ये जो मिथक बना हुआ है कि पश्चिम की शब्दावली से ही भारतीय कलाओं को हम व्यंजित कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा मिथक है। ये मिथक बना क्यों? ये मिथक बना क्यों आखिर? ये मिथक बनने का मुझे लगता है इसी कारण रहा है कि बहुत सारा जो कला का लिखा गया है शुरुआत से, एक तो उसका मूल्यांकन नहीं जो अच्छा लिखा गया, दूसरा इसलिए मिथक बना मुझे लगता है कि जो लोग एक मान लिया गया कि कलाओं को जो है पश्चिम की आंख से देखने से ही सही मूल्यांकन हो सकता है। तीसरा एक बड़ा कारण रहा है कि ब्रिटिश जब यहाँ पर आए थे उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, ब्रिटिश जितने भी लोग रहे, कि जाते जाते जैसे जे स्कूल ऑफ आर्ट इस तरह कला कॉलेज खोल गए और उन्होंने धारणा स्थापित कर दी हम लोगों के मनों में शायद कि जो कुछ श्रेष्ठतम है वो यूरोप का है। जबकि आप सोचिए कि अजंता एलोरा की गुफाएं यूरोप से बराबर मतलब विकसित होती रही है। यहाँ का संगीत, नृत्य, नाट्य एक तो कालबद्ध जो है, काल क्रमानुसार भारतीय कला का इतिहास लिखा नहीं, और इसलिए लिखा नहीं गया कि वो इसमें इतनी स्वतंत्रता, अपार स्वतंत्रता है कि रसिकता पे ज्यादा, आनंद को ज्यादा महत्व दिया है कलाओं में हमारे यहाँ। और मैं तो बल्कि कहूँ कि अकेले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को आप देखें तो इतना बड़ा कला का कोश है कि जिससे पूरी कला की एक शब्दावली तैयार हो सकती है। तो इसलिए कई बार मेरे कई मित्र जो है वो कहते हैं साहब हिंदी में तो कला लेखन की शब्दावली नहीं, तो मैं कहता हूँ उसमें भी वो मिथक काम कर रहा होता है। हम ये सोचते हैं कि शायद कला की शब्दावली नहीं है। और एक अंतर आप देखिए पांडे जी, और हम जब अंग्रेजी पे जो व्यक्ति लिखता है, कोई भी अंग्रेजी आपका जो मित्र संवाददाता भी होगा, रिपोर्टर भी होगा, हर अंग्रेजी लेखक के पास आपको डिक्शनरी मिलेगी, लेकिन हिंदी लेखक के पास, हिंदी में जो संवाददाता काम कर रहा होता है तो उसके पास हिंदी की डिक्शनरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने आदत नहीं डेवलप, शब्द नहीं आ रहा तुरंत हम अंग्रेजी शब्द डालते, और इसीलिए बहुत सारे शब्द धीरे धीरे लुप्त भी होते जा रहे हैं। न सिर्फ लुप्त होते जा रहे हैं बल्कि डिजिटल मीडिया के दौर में खासकर ऐसा भी हुआ है कि तमाम शब्द गलत लिखे जा रहे हैं और वो प्रचलन के नाम पर उनको जस्टिफाई भी किया जा रहा है, ऐसा भी देखने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है शब्द की संस्कृति भी जो है कहीं न कहीं मुझे मेरे कला मन को मथती रही है। सर, भाषा का कला से कैसा जुड़ाव देखते हैं आप? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी ने कितना नुकसान किया फिर इस चीज का, कला का? मुझे लगता है अंग्रेजी ने बहुत अधिक नुकसान किया सच्ची, क्योंकि भाषा कोई भी बुरी नहीं होती, अंग्रेजी भी बुरी नहीं है। अगर उसको भाषा को अपन सहज रूप में लिया जाए, स्थापना के आग्रह से मुक्त होकर भाषा को स्वीकार किया जाए, तो मैं आपको बताता हूं अंग्रेजी का एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि स्थापनाओं का आग्रह अंग्रेजी में बहुत अधिक रहे। तो इसीलिए आप देखिए कि अंग्रेजी ने दास्ता के रूप में जो है कि बाकी भाषाएं उसकी दासी के रूप में रहे, इस रूप में अपना विकास किया अंग्रेजी। और इसका बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमने सॉरी आपको रोक रहा हूँ, ये तो हर शासक देश करता है जिसने जिसको गुलाम बना रखा है। अपने यहाँ एक जो मुहावरा है, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ चंदन को आरसी क्या। पढ़े लिखे को फारसी मतलब एक समय में जब मुगल का शासन था तो फारसी राजभाषा थी, तो पढ़े लिखे मतलब उस समय पढ़े लिखने का ये परिचय था कि उसको फारसी आती हो। ऐसे ही बाद में अंग्रेजों का शासन आया तो फिर पढ़े लिखे होने का मतलब हो गया अंग्रेजी आती हो। ये बात ठीक है, हम आजाद हो गए, लेकिन वो चलन चलता रहा, अभी भी चल रहा है। तो लेकिन ये तो हर वो करता है, ये तो ओनस हमारे ऊपर है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको दूर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अंग्रेज तो चले गए, वो थोड़ी कह रहे हैं आपने सही बात में, वो थोड़ी कह रहे हैं आप अंग्रेजी बोल, लेकिन अंग्रेजों ने आप सोचिए, नहीं आप सोचिए अंग्रेजों ने फारसी क्यों अपनाई? अंग्रेजों ने फारसी इसलिए अपनाई थी शुरुआत में जब यहाँ पे आए थे, तो उनको पता था कि अगर फारसी नहीं सीखी गई तो यहाँ शासन बहुत बेहतर ढंग से कर नहीं पाए। और जैसे ही फारसी सीखी उन्होंने, फिर अपने आप अपनी भाषा को उन्होंने स्थापित करना शुरू। हाँ, हमने इसलिए नहीं छोड़ा, मैं आपको बता, हमने इसलिए नहीं छोड़ा अंग्रेजी को कि जितने शिक्षा के जो केंद्र स्थापित किए अंग्रेजों, कॉन्वेंट से लेके तमाम जो चीजें, वो सब अंग्रेजी की गई। और इस तरह के विचारों का अंकुरण एक प्रकार से किया गया कि व्यक्ति वही बहुत श्रेष्ठतम सोच रहा है जो अंग्रेजी को जानता है। और यह भी स्थापित किया गया श्रेष्ठतम कहीं पर है
तो अंग्रेजी में ही। और आप देखिए इसका बड़ा कारण, आनंद कुमार स्वामी जो हिंदुस्तान के नहीं, उनके पिता जो है श्रीलंकाई थे, माता उनके इटली की रही है, लेकिन आनंद कुमार स्वामी जब उत्खनन का कार्य करते हैं तो उनको मूर्तियों के विग्रह मिलते हैं, भारतीय मूर्तियों के विग्रह, और वो इतने अचंभित होते हैं कि इतनी बेहतरीन कला है क्या हिंदुस्तान में, और उसके मर्म में जाते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं और चीजों का पता लगाते हैं, और उसके बाद वो उसकी व्याख्या करना चाहते हैं यूरोप में ही, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता आनंद। वो कहते हैं कि भारतीय कला तो धर्म अनुप्राणित कला है, और ये लोग तो मतलब आस्था के कारण मतलब उस रूप में रहे, इनका कोई कलाओं से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। और फिर आनंद कुमार स्वामी स्थापित करते हैं इस बात को कि कलाओं का जो स्थायित्व है, कलाओं का जो भावपूर्ण सौंदर्य कहीं पर है तो भारतीय कलाओं में, और फिर बाद में हिंदुस्तान भी आते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे इस दृष्टि जो है, कला की दृष्टि, वो खुद एक बोस्टन में बहुत सारे कला की चीजें हमारी चली गई। पाश्चात्य जो विद्वान रहे, आप देखिए कि एक विलियम आर्चर एक विद्वान रहा है, नाट्य आलोचक जो है, अंग्रेजी का बहुत बड़ा नाट्य आलोचक, उसने पूरी तरह से स्थापित किए, किताबें इस बात की लिखी है कि भारतीय कला जो है वो बिल्कुल बकवास है, बोगस कला है, भारतीय कलाएं जो है इनका कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और इसके जवाब में आप देखिए महर्षि अरविंद एक किताब लिखते हैं, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, और उसमें पूरी भारतीय मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य, तमाम कलाओं के बारे में बताते हैं कि कैसे बुद्ध की जो मूर्ति बनी, उसकी जो करुणा मूर्तिकारों ने उकेरी है, वो बुद्ध की अकेली करुणा नहीं, अकेली वो विश्व भर की करुणा है। इसीलिए आप देखिए बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध खुद मूर्ति के विरोधी थे, लेकिन बुद्ध की मूर्तियां विश्व भर में प्रचलित। लेकिन आप बताइए कितने लोग ये जानते हैं कि फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर महर्षि अरविंद ने? बहुत कम लोग मिलेंगे। इवन आप जो है शेक्सपियर को पढ़ लीजिए और अपने यहाँ के नाटककार मोहन राकेश को पढ़ लीजिए। मोहन राकेश के लिखे हुए नाटक तो क्या बेमिसाल हैं, और मतलब एक एक जिस तरीके से उन्होंने अंकन किया है, दृश्यांकन जो किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप चाहे आषाढ़ का एक दिन पढ़ लीजिए, बिल्कुल आषाढ़ के दिन आप दृश्य की एक छाप मिल जाएगी आपको, एक छाप मिलती है। मतलब जिसको निर्देशन करना है उसको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, और जिस तरीके से भावों का प्रवाह है और उतार चढ़ाव है, और अंत में लेकिन आप देखिए दुखद, आपके शेक्सपियर के बरक्स जो है, हम कितनी बात करते हैं मोहन राकेश की, शेक्सपियर के बरक्स, टैगोर के जो नृत्य नाट्य, ताशेर देश जो नृत्य नाटक लिखा उन्होंने, कितनी उसकी बात चलता है, यही तो विडंबना है ना। तो मुझे लगता है उसका बड़ा कारण रहा, देखिए ये कारण ये रहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में ये शुरू से जो पाठ्यक्रम बने, मैं आपको बताऊं, जो कुछ शिक्षण पढ़ाई कराई जाती रही, उसमें शुरू से ये बताया जाता रहा कि भारतीय कला जो है, चाहे वो नाट्य है, साहित्य, संगीत, नृत्य, जितने भी है, उनमें बहुत अधिक गंभीरता, गहराई नहीं। तो ये मान लिया गया कि शेक्सपियर बहुत महान लिख के गया, इसलिए हमने रांगे राव की तरफ नहीं देखते, हम लोग राहुल सांकृत्यायन के लिखे की तरफ नहीं जाते, हम निर्मल वर्मा ने इतना कलात्मक लिखा उस पर नहीं जाते हम लोग। हम टैगोर की जो शब्दावली है, इतनी मतलब बेहतरीन शब्दावली, बांग्ला की भी, जो बांग्ला संगीत को आप सुनेंगे तो लगेगा कि आपके कहीं आसपास ही, समझ में नहीं है भाषा, लेकिन फिर भी संप्रेषित होते हैं। और जोड़ना चाहता हूं इसमें, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, भाषा का मुझे लगता है कि इतना ज्यादा फर्क है कि भाषा की जो शब्दावली है या उसका संस्कृति से कितना जुड़ा है। जैसे हिंदी में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, ये हिंदी का है, ये शायद ही अंग्रेजी में इसका कोई इडियम आपको मिलेगा। मतलब हम हिंदी में विश्व को जोड़ने की और एक परिवार मानने की बात की जाती है, जबकि एक दूसरा मुहावरा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये हिंदी का नहीं है। मतलब प्यार और जंग में, प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है। ये हमारे, ये हिंदी का कल्चर नहीं है, हिंदी की संस्कृति नहीं है, अगर इसको दूसरे वे में देखा जाए तो भाषा का इतना प्रभाव है कि वो भाषा की शब्दावलियां ही आपकी व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को बनाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि आप देखिए कि मैंने जो लिखा है, कलाओं पे जो भी लिखा है, उस लिखे में मैंने खुद, आप ये समझ लीजिए मेरा लिखा हुआ जो है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि मैंने खुद निकट से अनुभूत किया कि आपका लिखा पाठकों को सुहाता क्यों। आप सोचिए, लेखक लिखता तब निरंतर है, मैं अभी भी कहता हूँ बहुत सारी किताबें लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपका लिखा संप्रेषित हो रहा है, पाठकों को सुहाता है, तो आप पे दबाव भी रहेगा कि आप लिखें। बल्कि मैं तो उन संपादकों के प्रति कृतज्ञता भाव रखता हूं जिन्होंने पीछे पढ़ के मुझसे निरंतर लिखवाया है, और वो शायद इसलिए लिखवाया कि पाठक उसको पसंद करे। और मैंने इसके पीछे भी जाता हूँ, पार्श्व में भी, पाठक पसंद क्यों करे।
मुझे लगता है कि पाठक इसलिए पसंद करते हैं कि अगर आप खुद कलाओं से आनंदित हो रहे हैं, अगर खुद कलाएं आपको रस से सराबोर कर रही है, अगर आप कलाओं में रम रहे हैं, तो आपका लिखा भी उतना ही आनंद प्रदान करेगा पाठक को। लेकिन ये शर्त भी है, मैं बताऊं, ये केवल कला के लेखन की शर्त नहीं है, साहित्य की तमाम विधाओं में अगर उसने डूब कर लिखा है किसी, उसको जिया है, तो निश्चित रूप से वो पाठकों तक संप्रेषित होते हैं, पाठक उसको पसंद भी करते हैं। इसलिए मैं कई बार ये भी कहता हूँ, पाठकों का संकट नहीं, लिखा बेतरतीब इतना जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, इस रूप में प्रस्तुत हो रहा है कि पाठक शायद इसलिए मुंह मोड़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि पढ़ने लायक नहीं, छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कई बार लेखक भी इतने वो हो रहे हैं, शायद ग्लैमर के कारण भी आ रहे हैं, पत्रकारिता में ऐसे लोग आ रहे हैं, कई पत्र तो ऐसे हैं जो आप देखिए कि उनको अगर पढ़ेंगे आप, तो इंट्रो से लेके पूरी चीजें उसमें पता नहीं चलेगा अंग्रेजी में लिखा है कि हिंदी में लिखा। तो एक बड़ा कारण ये भी है, मुझे लगता है कि भाषा के प्रति सजग है, शब्द के प्रति सजग है, और आपने उस कलाओं को जिया है, उसका पूरी तरह से आस्वाद करके लिखा है, तो निश्चित रूप से आपके शब्द आकृष्ट करेंगे पढ़ने वालों को। आपने अपनी किताब में लिखा सर, आपने किताब में आनंद केटिश का जिक्र किया है, जिन्होंने लिखा कि अगर मतलब बचाना है विश्व को, तो भारतीय कलाओं को समझना पड़ेगा। तो इसको बहुत बड़ी बात कही आनंद कुमार बहुत बड़ी बात कही है कि आपने क्या बात कही है, विश्व को बचाना है। विश्व ने ये नहीं कहा कि भारत को बचाना है। वही वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। उसका कारण देखिए, वो बहुत गहराई में गए भारतीय कला। उन्होंने नटराज पे पूरी किताब देख ली, क्यों पे लिखी किताब, क्यों लिखी उन्होंने किताब? उनको पता था कि नृत्य के पीछे भी जो अवधारणा भारत की रही है, वो बहुत गहरी अवधारणा है। उन्होंने संगीत के बारे में लिखा है कि संगीत की भी भारतीय अवधारणा बहुत मतलब सपाट नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है कि जब इतना आनंद कुमार स्वामी जैसा विद्वान ये कह रहा है, महर्षि अरविंद कह रहे हैं, हम क्यों नहीं उसको उसके आलोक में जो है कलाओं पे विचारते हैं और हमारे लिखे का पुनरावलोकन करते हैं। कितने लोग होंगे आप सोचिए कलाओं पे जो है वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ाओ, अगर पढ़ें तो हम हमारी दृष्टि के अंतर्गत कलाओं को बहुत ढंग से व्याख्यायित कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय कला दृष्टि बहुत से स्तरों पर उपेक्षित रही है कलाओं के लेखन में। तो मेरा ये भी प्रयास रहा है कि जो कलामंद है वो भारतीय कला दृष्टि के आलोक में लिखी गई पुस्तक है, और इसमें जितने भी आलेख हैं वो सप्रयास नहीं है। मतलब आप सोचिए कि बगैर प्रयास के जो है वो लिखा गया है, बल्कि मैं यूं भी कह सकता हूं कि जैसे किसी प्रस्तुति को देखा मैंने, अचानक मुझे शब्द झरने लग गए। मैं एक प्रसंग छोटा सा बताऊंगा। पंडित जसराज जयपुर में आते हैं प्रस्तुति, मैं उनको सुनने के लिए जाता हूँ। वो मांडुक्योपनिषद से शुरुआत करते हैं गान की। अच्छा। मैं इतना विभोर हो जाता हूँ कि आप सोचिए, बिल्कुल जो लगता है कि मैं डूब रहा हूँ उसमें। और मुझे अचानक लगा कि मैं अभी जो अनुभूति मन में हो रही है उसको लिख लेना चाहिए कुछ पॉइंट। वो मैंने लिख लिए और रात को आकर मैंने उसको लिख दिया पूरा। सुबह तक लिखता रहा, 3 घंटे तक। और संयोग की बात, एक दिन बाद ही पत्रिका से फोन आता है कि कवर स्टोरी जानी राय जी आप दे दीजिए। मैं दे देता हूँ। मेरा पंडित जसराज से कोई परिचय नहीं आता। वो छपता है, उसके बाद पंडित जसराज को कोई देते हैं वो लिखा हुआ, और वो आके मुझे कहते हैं वापस कि व्यास जी जो है ना यार, आप रामबाग होटल आ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि बोले पंडित जसराज बोलो, मुझे लगता है कोई मजाक कर रहा है। और मैं जाता हूँ वहां पे तो वो कहते हैं नहीं, आपने जो लिखा है ना वो सुनाइए मुझे वाचन करके। अरे क्या आप सोचिए, कलाकार भी अगर उसको लगता है कि ये कटपेस्ट किया हुआ नहीं और उसने प्रवाह में लिखा है, तो उसको भी लगता है मेरे लिखे को कहीं न कहीं शब्दों में जिया गया है। तो मैं कई बार एक कहता हूँ, एक कारण और मेरे, आपने जो बात कही थी पहले कि इसके क्या कारण रहे अभी तक, एक तो हम लोगों ने गूगल बाबा पर इतने निर्भर हो गए हैं, कहीं पर भी कुछ दिखता है गूगल से लेते हैं। तो हमारी खुद की जो अंदर की शब्द क्षमताएं जो है वो रीत रही है लाखों, वो कम भी हो रही है। तो जो भारतीय दृष्टि है, कला दृष्टि आपकी, वो इतनी गहरी है कि अगर आप उतरेंगे उस कला दृष्टि में तो अपने आप कला के मर्मज्ञ बन जाएंगे। क्योंकि मैं तो बहुत अधिक कला मर्मज्ञ नहीं हूँ, पर फिर कई बार कोई लोग कहते हैं कि आपने इतना बेहतरीन नृत्य पे लिखा। भी मैं खजुराहो डांस फेस्टिवल गया मैं आपको बता, तो मुझे लगा कि मैंने नृत्य पे अपना जो है व्याख्यान प्रस्तुत किया, वहां की भारतीय नृत्य की परंपरा जो रही। और मैंने कहा कि भारतीय नृत्य की परंपरा शिव से प्रारंभ होती आती है, शिव का जो तांडव लास्य जो भी रहा है। और वो जब काली से उनका जो होता है, आप सोचिए
मुकाबला होता है काली से, काली संहार पे उतारू हो जाती है पूरी तरह से। सभी देवता घबराते हैं कि अब तो इसको रोकना मुश्किल हो गया काली को, और शिव वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे नृत्य में हरा दो, फिर मुझे ही मार लेना, कोई दिक्कत नहीं। और काली उनकी बातों में आ जाती है। काली अपनी तमाम जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव जिसको कहें कि वो संहार में लगी हुई है, उसको नृत्य में रूपांतरित कर देती है। और शिव और काली का मुकाबला होता है। अंततः ये होता है कि शिव सब जब समझ लेते हैं कि मैं जीत नहीं पा रहा हूं, तो आपको पता है कि एक टांग पूरी ऊंची करते हैं वो, और महिला सुलभता, जो उनकी जो शर्म की सुलभता होती है, उसके कारण काली फिर हार मान लेती है शर्म से। तो ये जो रूपक जो है एक प्रकार, ये जो हमारे आख्यान है अपने पुराणों में या कहीं पर भी आख्यान बनेंगे, उन रूपक में भी अगर जाएंगे तो आप देखिए कलाएं व्यक्ति को रूपांतरित करती है, उसकी ऊर्जा का पूरी तरह से रूपांतरण करती है। तो आप सोचिए कि हर कला, भारतीय कला जो है, उसके पीछे कोई न कोई गहरा निहितार्थ है। आप देखिए कि नृत्य सम्राट उदय शंकर को देखिए, मतलब भारत के जितने भी लोक नृत्य, वहां से उन्होंने अपने आप को रूपांतरित किया, और लोक नृत्यों से जो है एक अलग शैली जो है नृत्य की उन्होंने विकसित की, नृत्य सम्राट के रूप में। पंडित रविशंकर आप देखिए जब बाहर जाते हैं, सितार, उनका जीवनी में लिखा उनका, आप देखिए वो कहते हैं मैं जब सितार बजाता था बाहर, तो लोग टिकट खरीद के आते थे और अनर्गल कुछ न कुछ करते रहते थे। तो मुझे लगा कि सितार को समझाना भी जरूरी है बजाने के साथ। और पंडित रविशंकर ने काम किया कि अपनी प्रस्तुति से पहले संक्षिप्त से एक व्याख्या उस प्रस्तुति के बारे में विदेशों में करनी शुरू कर दी। और आप देखिए भारतीय सितार और भारतीय रविशंकर जो है सुदूर देशों तक लोकप्रिय हुए, आज भी लोकप्रिय है। तो मुझे कई बार ये कला के लिखे का महत्व भी, मैं आपको कला की व्याख्या का महत्व भी, तो मुझे ये भी लगता है कई बार कि कलाओं की प्रस्तुति के साथ साथ अगर उसकी सही रूप में व्याख्या होती है, हम उसको सही ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं कि कलाएं कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं, संस्कृति में अगर आपको सकारात्मक परिवर्तन करने हैं तो कलाओं की ओर जाना होगा, क्योंकि कलाओं में वो ताकत है, वो ऊर्जा है कि वो तमाम नकारात्मक चीजों को सकारात्मक में परिवर्तन रूपांतरित कर सकते। अच्छा सर, कला और मनोरंजन में कैसा संबंध आप देखते हैं? मतलब कला मनोरंजन भी करती है, लेकिन बड़ा भेद है। देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि बड़ा भेद इसमें है कि लेकिन आजकल मनोरंजन के नाम पर और भी तमाम चीजें हैं, इसीलिए मैंने पूछा। लेकिन आप सोचिए उस शब्द पे कहाँ जा रहे हैं। मनोरंजन का अर्थ था मन को रंजित करना, मन रंजित। और आप सोचिए मनोरंजन के नाम पे जो कुछ अनर्गल आज के समय में हो रहा है, क्या मन रंजित हो रहा है क्या उससे? आप सास बहू के सीरियल देख रहे हैं, आप नाग नागिन का सीरियल देख रहे हैं, हम देखते हैं 1 घंटे तक, जरूर लगता रोचकता, वो तो कैसे समाप्त होता है, लगता है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। वो तो कहते हैं क्रिएटिविटी है हमारी, तो आप वो कहते हैं क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी है निश्चित रूप से। बाजार की क्रिएटिविटी आप देखिए, बाजार की आप सोचिए कि सब चरम पे ले जाते हैं उसको, जब तक आप देख रहे होते हैं आपको लगता है कि लोगों को मजा आ रहा है, हम दिखा रहे हैं, इसमें क्या है। वो मजा के नाम पर मुझे लगता है कई बार मनोरंजन को जो है मुझे लगता है कि अलग रूप में परिभाषित कर दिया जाता है। क्योंकि आप देखिए वो इस कला को जानते हैं, उनके पास एक कला है, देखिए जो 64 कलाएं अपने पास में है, अगर उनकी बात करें तो एक कला उनके पास में है, बाजार की कला ये है कि आप कुछ भी परोस दीजिए और अंत में इतना चरम पे ले जाइए उत्सुकता में कि आप दूसरे दिन टीवी सेट पे आई है कि यार कल क्या हुआ था देख लेते। ये जो कला है डेफिनेटली उसका उपयोग वो अनर्गल के लिए कर रहे हैं मुझे लगता है। तो मुझे लगता है मनोरंजन को भी हमने को देखना पड़ेगा आज के परिप्रेक्ष्य में कि मन को रंजित अगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनका ये तर्क है कि जो समाज में है हम वही दिखा रहे हैं? ये बात आपने सही कही है, उनका तर्क है, कुतर्क भी कह सकते हैं इस बात को कि समाज में हो तो दिखा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि हम अगर स्वस्थ और अच्छी चीजें दे रहे हैं लोगों को तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। लेकिन बाजार की शक्तियों का इससे बहुत ज्यादा सरोकार नहीं, वो कहें कुछ भी मैं आपको बता, लेकिन आप बताइए हो रहा है क्या ऐसा? अगर वही साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाए, कलाओं को भी यही कहा जाता है कि जो कुछ घटित होता है उसको रूपांतरित कलाएं जो करती है, और कलाकार हमेशा नया जब सिरजते हैं तो ये देखते हैं कि कैसे समकालीनता का समावेश उसमें किया जाए। तो यही तो बात है। जैसे आपने कहा ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, मंटो ने क्या कहा? मंटो ने कहा कि अगर आपको मेरी रचनाएं अश्लील लगती हैं तो अश्लीलता मेरी रचना में नहीं है, आपका समाज आपकी दृष्टि में। एग्जैक्टली यही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपकी दृष्टि में, लेकिन आपकी दृष्टि भी खराब बहुत से स्तरों पर बाजार द्वारा की जा रही है। मैं कई बार एक बात और कमेंट, आपको तो क्योंकि जर्नलिज्म से आप जुड़े हुए हैं, मुझे एक मेरे मित्र हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमने
अब आप देखिए कि समाचार पत्रों में आजकल ग्राफिक डिजाइनर का बहुत बड़ी भूमिका, हाँ, बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। संपादक की बजाय जो है ग्राफिक डिजाइन तय करता है कि कितने शब्दों में जो है आपका आर्टिकल जाए। तो ये बड़ी भूमिका क्यों हुई? ग्राफिक डिजाइन इसलिए लोगों ने मान लिया, हमने गलत, हमने क्या अंग्रेजी का भी अनुसरण कर रहे हैं। हिंदू द रिव्यू वो फ्राइडे रिव्यू प्रकाशित करता है, किसी ने उसका अनुसरण नहीं किया हिंदी अखबार कि कलाओं पे 4 पेज दे दिए जाए, कोई अखबार नहीं दे रहा हो। लेकिन तमाम जो सिनेमा का और जो अनर्गल जो भी जा रहा है अंग्रेजी जो कर रही है ग्राफिक डिजाइन के नाम पे, उसके सारे हिंदी अखबार अनुकरण कर रहे हैं और सारे हिंदी अखबारों में अंग्रेजी जो लोग हैं वो संपादक के पोस्ट पर काबिज हैं, क्योंकि उनकी योग्यता का पैरामीटर मान लिया गया है कि जो अच्छी तरह से अनुवाद कर सके चीजों। वाशिंगटन टाइम्स की चीजें पोस्ट हो रही है, आप देखिए एडिट पेज पे। ये क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोग अभी तक उबर नहीं पाए इस चीज कि जो श्रेष्ठतम है शायद वो अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में हो। जबकि इसके बरक्स में भी पेरिस जाके मैं आपको, जब मैंने वहां उदय शंकर की बात की, वहां कलाओं की बात की, तो इतने लोगों की रोचकता थी उसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेंच में जब मेरा बोला हुआ अनुवाद हुआ तो बहुत से लोगों ने उस पर जिज्ञासा व्यक्त की कि ये तो बताइए हम लोगों को। उसका कारण यही है कि हम अपनी चीज के प्रति अभी भी जो है, जो मानसिकता में सजग नहीं है। हिंदी अखबार में अभी भी कहता हूँ दावे के साथ कि अगर बेहतरीन चीजें हिंदी अखबार देना शुरू करें, अपने आप पाठक बन जाएंगे। पहले से क्यों मान लिया गया है कि साहब पढ़ते नहीं है कहानी, साहब कविता पढ़ेंगे नहीं, साहब गद्य की कोई डायरी और विकोरता जोगत पढ़ेंगे नहीं। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए श्रेष्ठतम हिंदी का जो लिखा हुआ क्या प्रकाश में कभी आ पाता है? अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग जो अच्छा लेखक हैं उसको हम लोग अभी भी याद करते हैं। अच्छा अभी भी उनकी बात। कला और विज्ञान में कोई विरोध है क्या? मैं तो कहता हूँ कि विज्ञान से बहुत निकट का नाता कहीं है तो कलाओं का ना। कैसे? इसका एग्जाम्पल दूंगा। हाँ। विज्ञान को सुव्यवस्थित ज्ञान कहते हैं। हाँ। और कलाएं भी इतनी सुव्यवस्थित है, मैं आपको बताऊं, कलाकार जब तक एक में एक नहीं होगा चरणबद्ध रूप से किसी भी कला में, तब तक वो सही ढंग से रूपायित नहीं हो पाएगा। बिड़ला हमारे यहाँ पे, बिड़ला यहाँ पे म्यूजियम है हमारे यहाँ पे में, पूरा विश्व भर जानता है इसको, बिड़ला म्यूजियम के बारे में। मुझे बड़ा घोर आश्चर्य में एक लेक्चर देने के लिए गया बिड़ला म्यूजियम वहाँ पे। तो आप सोचिए कि उस समय के जो बहुत धनराज भगत जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, उनको वहाँ जो विज्ञान का जो संग्रहालय स्थापित किया उनको बुलाया गया वहां पे, और उस म्यूजियम की स्थापना धनराज भगत की कल्पना के अनुरूप की गई आज। तो बहुत निकटता रही मुझे लगता है कला और विज्ञान की जो है। ठीक है सर, ठीक है सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश व्यास जी, जिन्होंने लिखा है पुस्तक कला मन, और इन्होंने हमको बताया कि हमारे जीवन में कला का कितना महत्व है। खासकर जो भारतीय भाषा है और भारतीय कलाएं हैं, उनको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को हम किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस हफ्ते का सॉफ्ट कवर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर किसी एक खास किताब के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे शिव कुमार पांडे और हमारी पूरी टिप्पणी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।